हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी फाइनल ईयर में जो पेपर फिफ्थ है एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाला ऑप्शनल पेपर, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं विद सॉल्यूशन। 2016 का लगभग इसमें ये रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा 2017 और 2018 के जो क्वेश्चन है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। आज मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो एक अलग प्लेलिस्ट में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा 2016 का पेपर है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-2 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी 2 नंबर में जितना लिखना होता है, मतलब 4-5 लाइन लिख दो तो सफिशियंट होता है उसके बारे में। तो मतलब ओवरव्यू लेना होता है भाई, ये इन टॉपिक्स के बारे में इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में हम 30 क्वेश्चन अभी तक कर चुके होंगे और मैंने आपको बोला था मिनिमम आप 50 क्वेश्चन जरूर करके जाओगे। ये 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ, 30 हमारे हो जाएंगे अभी और बचेंगे 20 क्वेश्चन। अगले 2 वीडियोस में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और गाइज, अगर किसी के पास में 2019, 20, 21, 22 अगर ये प्रीवियस ईयर पेपर है किसी के पास में, पेपर फिफ्थ का एनवायरमेंटल बायोलॉजी का, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मेरे पास में 2016, 17, 18 के पेपर अवेलेबल थे। इसके अलावा मुझे कुछ स्टूडेंट ने शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन उसके ऊपर यार हाफ उसका फोटो लिया हुआ है, उसमें पूरी तरह से मेंशन नहीं है कि कौन से ईयर का वो पेपर है। अगर कोई शेयर नहीं करता है तो आने वाले वीडियो में जो है वो हम वही क्वेश्चन उठाएंगे। ओके, सो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें 8 क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके अलावा 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये रहे, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। वहां अगर प्रॉपर किसी को नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टुंड्रा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज क्या होती हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ेंगे, रेडियोमेट्री। देखो, रेडियोमेट्री रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, 2017 में भी आया था। इंडिसेस क्या होते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ये भी रिपीट हुआ है। कैप्टिव ब्रीडिंग 2018 में रिपीट हुआ है। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, फुल फॉर्म भी पूछी गई है, WWF, ट्रैफिक, UNEP और IUCN की। टोटल ये 10 जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लाइक करने में यार कुछ पेमेंट तो नहीं करना पड़ रहा आपको, है ना, एक बटन ही दबाना है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो जो है वो हेल्प कर रहा है। ओके, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है टुंड्रा। ओके, टुंड्रा क्या होता है भाई? टुंड्रा ऐसे रीजन होते हैं, इकोसिस्टम होता है टुंड्रा, और जहाँ ऐसे रीजन जो कि ट्रीलेस हो, जो कि आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक एरिया में पाए जाते हैं, माउंटेन के टॉप में प्रेजेंट होते हैं ये रीजन्स, जहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और विंडी होता है, यानी बहुत ठंडा और हवादार होता है। और इन रीजन में जो है वो रेनफॉल बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है, अगर होगी तो वो ना के बराबर होगी। ओके, ये जो टुंड्रा लैंड्स होते हैं गाइस, वो पूरे साल स्नो से कवर रहते हैं, यानी बर्फ से ढके हुए रहते हैं। सिर्फ जब समर का रीजन आएगा ना, उस टाइम यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स खिल जाएंगे, ठीक है, यानी कुछ जंगली फूल जो है यहाँ पे उगाएंगे। बाकी पूरे टाइम जो है ये टुंड्रा रीजन जो है वो स्नो से कवर रहता है। ओके, ये आप यहाँ देख सकते, ये है टुंड्रा इकोसिस्टम। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्नो से कवर है। बहुत छोटे छोटे यहाँ पे अगर जो प्लांट है वो मिलेंगे, ट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, और जो फूलों वाले पौधे हैं बहुत छोटे छोटे वाइल्ड फ्लावर्स जिसको बोल सकते हैं, जो वाइल्ड फ्लावर होते हैं वो सिर्फ समर में यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। देखो, टुंड्रा रीजन भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया अल्पाइन टुंड्रा और एक हो गया आर्कटिक टुंड्रा। प्लांट एंड एनिमल जो कि टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं।
जो माउंटेन गोट्स हैं, शिप, मार्मोट, बर्ड्स, ये सारे के सारे माउंटेन रीजन में पाई जाती हैं। और माउंटेन रीजन वाला जो टुंड्रा होता है उसको हम अल्पाइन टुंड्रा रीजन बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे एनिमल्स जो है वो अल्पाइन टुंड्रा में प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे जो एनिमल है ये लो लाइंग प्लांट, यानी बहुत छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं ना, जो जमीन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर तक उठते हैं, लो लाइंग बोल सकते हैं उनको, उन पे फीड करते हैं और इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं। इसके अलावा कुछ हार्डी फ्लोरा प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कुशन प्लांट हो गया, वो भी माउंटेन जोन में सरवाइव कर सकते हैं रॉक डिप्रेशन के साथ में ही। और ये जो एरिया होता है माउंटेन जोन वाला, जहाँ पे ये कुशन प्लांट होते हैं, ये वार्मर होता है, ठीक है। और ये हवा से भी मतलब लड़ जाता है भाई, मतलब हवा से भी फाइट कर जाते हैं। और यहाँ पे जो एरिया है वो फार्मर रहता है, थोड़ा गर्म रहता है, दैट्स वाई कुशन प्लांट भी यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा ये वो हमने देखा कौन से एनिमल्स जो अल्पाइन टुंड्रा रीजन में प्रेजेंट थे, जबकि जो आर्कटिक टुंड्रा वाला रीजन है ना, वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है -34 to -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं, -30 to 20 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ का टेम्परेचर होता है, कहाँ का, आर्कटिक टुंड्रा का। यहाँ पे भी कुछ एनिमल स्पीसीज रह सकती हैं, ठीक है, जैसे कि आर्कटिक फॉक्सेस हो गई, पोलर बियर्स यहाँ पे आर्कटिक टुंड्रा रीजन में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ग्रे वॉल्स भी पाए जाते हैं, और कैरीबाऊ भी यहाँ पे पाया जाता है, स्नो गीज भी जो है वो एनिमल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मस्क ऑक्सीन जो है वो भी आर्कटिक टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। द समर ग्रोइंग सीजन इज जस्ट 50 to 60 डेज। जो समर का रीजन होता है गाइज, वो इस जो एरिया में सिर्फ 50 से 60 दिन का होता है। और इस टाइम में 24 आवर जो है यहाँ पे सन शाइन करता रहता है। ओके, सो टुंड्रा इकोसिस्टम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें दिखता है, ठीक है। यहाँ पे ट्री लेस होता है, रेन बिल्कुल नहीं होती, बारिश बिल्कुल नहीं होती, पूरे टाइम स्नो से कवर रहता है। ये कुछ मेन चीज़ें आप याद रखना। ओके, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है एस्चुरी। एस्चुरी किसको बोलेंगे, जहाँ पे जो फ्रेश वाटर है और जो मैराइन वाटर है, ठीक है, वो जहाँ मिलते हैं जिस रीजन में, उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। फ्रेश वाटर किस में होता है, रिवर में होता है। और ओशियन में कैसा होता है, मैराइन वाटर या फिर साल्टी वाटर होता है। तो रिवर जब ओशियन से मिलेगी ना, उस वाले रीजन को हम क्या बोल देंगे, एस्चुरी बोल देंगे। ओके, द साल्टी ओशियन मिक्सेस विद ए फ्रेश वाटर रिवर रिजल्टिंग इन ब्रैकिश वाटर। जब ओशियन का वाटर जो कि कैसा होता है, साल्टी होता है, और जो रिवर का वाटर कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है, तो जब दोनों मिलते हैं तो कैसा वाटर बन जाएगा, ब्रैकिश वाटर बन जाएगा। जो ब्रैकिश वाटर है गाइस, वो लगभग साल्टी ही होता है, लेकिन उतना साल्टी नहीं होता जितना ओशियन का साल्टी होता है। ओशियन में तो बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर होता है ना, तो ब्रैकिश वाटर में भी थोड़ा बहुत साल्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ओशियन जितना वो साल्टी नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रिवर है, यहाँ से रिवर आ रही है भाई, इसमें रिवर में कैसा वाटर है, फ्रेश वाटर है। ये हमारा सी है। अब सी और रिवर का जब जहाँ पे वाटर मिक्स हो रहा है, या मिक्स तो क्या, जहाँ पे मिल रहा है ना, उस रीजन को हम क्या बोल देंगे, एस्चुरी बोल देंगे। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये रिवर का पानी आ रहा है, ये ओशियन का पानी यहाँ पे आ रहा है, और दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा एस्चुरीज क्या होती है, ठीक है। देन है ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ट्रांजिशनल कम्युनिटी। देखो, ट्रांजिशनल कम्युनिटी को हम सीरियल कम्युनिटी भी बोलते हैं, किसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। ओके, सीरियल कम्युनिटी को ही हम ट्रांजिशनल कम्युनिटी बोल रहे हैं, किसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। और 2018 के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, 2 नंबर में पूछा गया था। और वहाँ पे 2018 वाला पेपर जो मैंने करवाया है, वहाँ मैंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करा है। और जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो भी 2 टाइप का होता है, उसमें वो भी बताया, प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। किसी को वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो 2018 वाला पेपर जरूर पढ़ लेना। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि इसमें प्रोग्रेसिव चेंजेज होते हैं, जिसमें बिल्कुल जो बेयर रॉक है, जहाँ पे बिल्कुल कम्युनिटी प्रेजेंट ही नहीं है, वहाँ पे एक नेचुरल कम्युनिटी का बनना ही होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन।
सो सीरल कम्युनिटी क्या है गाइज? देखो, जैसे ही यहाँ पे एक बेयर रॉक है, यहाँ पे कोई भी ना तो सॉइल प्रेजेंट है, ना कोई एनिमल स्पीसीज है, ना फिर कोई प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइकेन मॉसेज बनने लग गए। देन यहाँ पे एनुअल हब स्टेज आ गई, ठीक है। देन यहाँ पे पेरेनियल हब वगैरह बनने लगे। फिर यहाँ पे थोड़े और बड़े पौधे बनने लगे, स्क्रब स्टेज आ गई। फिर यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट बन गया, बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में जो स्पीसीज आ रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पायनियर स्पीसीज बोल देते हैं, या फिर इसको हम बोल देते हैं पायनियर कम्युनिटी। देन यहाँ पे ये फाइनली एक नेचुरल हैबिटेट स्टैब्लिश हो गया, इसको हम फाइनली बोल देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी या क्लाइमैक्स स्पीसीज। ओके, लेकिन ये जो बीच के स्पीसीज हैं, ओके, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटेड स्पीसीज या फिर इंटरमीडिएटेड कम्युनिटी, या फिर इसी को हम बोल देते हैं सीरियल कम्युनिटी। आई होप सबको समझ में आया हुआ होगा कि पायनियर कम्युनिटी से ट्रांजिशन हो रहा है क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। तो ये क्या है? ट्रांजिशनल स्टेज है इसका, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सीरियल कम्युनिटी बोल रहे हैं। ओके, सो ए ट्रांजिशनल कम्युनिटी और कम्युनिटीज दैट ऑक्योर बिफोर ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज एस्टेब्लिश्ड। ऐसी कम्युनिटी जो कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये वाली क्लाइमैक्स कम्युनिटी से जस्ट पहले वाली कम्युनिटी है, उसको हम सीरियल कम्युनिटी बोलेंगे। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच में जो भी कम्युनिटी आएगी उसको हम सीरियल कम्युनिटी बोल देंगे। सो ट्रांजिशन आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेज। जो ट्रांजिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीरियल स्टेज बोलते हैं। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? पायनियर से क्लाइमैक्स के बीच में हो रहा है। ओके, इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेज देर इज ए चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो, यहां हमने देखा था कुछ लाइकेन और मोसेस ही बने, लेकिन आगे आगे स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है, स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। नई नई स्पीसीज आगे बन रही है। साथ ही साथ जो बायोमास है यहाँ पे, वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। जो बायोमास है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि जो सीरियल कम्युनिटी वाला सीरियल जो स्टेज है, उस टाइम पे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है, यानी स्पीसीज का नंबर इंक्रीज होगा और टोटल बायोमास भी इसमें इंक्रीज होगा। ट्रांजिशनल कम्युनिटी क्या होती है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फोर्थ हमारा टॉपिक है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। सबने नाम जरूर सुना होगा, महान प्रवाल भित्ति इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी रहे होंगे। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है, सबसे लार्जेस्ट प्रवाल भित्ति है ये, सब पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की, जो कि लगभग 3,44,400 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरे एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और ये टोटल कितने रीफ से और कितने आइलैंड से मिलके बनी है? 2,900 तो इंडिविजुअल रीफ से मिलके बनी है ये, और 900 आइलैंड से मिलके बनी है, ठीक है। 900 आइलैंड कितने दूर में? 2,300 किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। ओके, तो इतना सारी चीजें, इतनी रीफ और इतने आइलैंड से मिलके एक ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की साइड में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही प्रेजेंट है ये ग्रेट बैरियर रीफ। आप यहाँ देखोगे, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की जिस इस साइड में जो है, ये आपको दिखेगी ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, कुछ इस तरह की ग्रेट बैरियर रीफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, मतलब एनिमल प्लांट की स्पीसीज का जो नंबर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, जो ये रीफ है, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कोरल सी के अंदर लोकेटेड है। और ये कोरल सी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। जो क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्ट है, वो सेपरेटेड है एक चैनल से, और उस चैनल से 100 माइल वाइड इन द प्लेस एंड ओवर 200 फीट डीप है। वो जो प्लेस है, वो चैनल जो है, उस चैनल से 100 माइल वाइड है, और 200 फीट डीप जो है वो एरिया ऑस्ट्रेलिया से सेपरेटेड है। और यहाँ पे कोरल सी प्रेजेंट है, और ये कोरल सी के अंदर ही ग्रेट बैरियर रीफ प्रेजेंट है। ओके, द ग्रेट बैरियर रीफ कैन बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस एंड द इन
इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई गई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है एनिमल एंड प्लांट की। दिस रीफ स्ट्रक्चर इज composed of and built by billions of tiny organisms known as coral polyps। यहाँ पे इस रीफ को किसने बनाया है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है किससे कंपोज की गई है, बहुत छोटे छोटे बिलियंस ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा ये कंपोज की गई स्ट्रक्चर, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। ओके ये जो रीफ है गाइज, ये वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को क्या करती है, सपोर्ट करती है, कि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो ये वाला साइट है, ग्रेट बैरियर रीफ वाला जो साइट है, इसको 1981 में क्या बोल दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था ग्रेट बैरियर रीफ को। तो ये कुछ बेसिक था ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में ये प्रेजेंट है ग्रेट बैरियर रीफ। इस तरह का कुछ दिखता है ये, और बहुत सारे आइलैंड और बहुत सारी रीफ से मिलके बना हुआ है। ओके देन आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो है कि रेडियोमेट्री। अब रेडियोमेट्री रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जो कि हमने लास्ट 2017 वाले पेपर में भी देखा था। रेडियोमेट्री क्या है, रेडियोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है गाइस जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विजिबल लाइट है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा फोटोमेट्री, लेकिन जब हम फोटोमेट्री की बात करते हैं तो फोटोमेट्री से सिर्फ विजिबल लाइट को हम मेजर कर सकते हैं, जबकि रेडियोमेट्री से जितने भी टाइप की मैग्नेटिक रेडिएशन है, विजिबल लाइट है, सबको हम मेजर कर सकते हैं रेडियोमेट्री से। ओके सो रेडियोमेट्रिक टेक्निक इन ऑप्टिक्स कैरेक्टराइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडिएशन पावर इन स्पेस एज अपोज्ड photometric technique which characterize the light's interaction with the human eye। इसमें ये बोल रहा है कि भाई जो रेडियोमेट्रिक टेक्निक है ना, वो स्पेस के अंदर जितनी भी रेडिएशन पावर है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है रेडिएशन पावर, सबको ये मेजर कर सकती है, जबकि फोटोमेट्रिक टेक्निक जो है सिर्फ उसी लाइट से इंट्रैक्शन कर पाएगी जो कि ह्यूमन आई देख सकती है, यानी सिर्फ विजिबल लाइट को ये मेजर कर पाएगी फोटोमेट्रिक टेक्निक। जबकि रेडियोमेट्रिक टेक्निक जो है वो स्पेस के अंदर जितनी भी रेडिएशन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उन सबको मेजर कर सकती है। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रेडियोमेट्री एंड फोटोमेट्री, क्या डिफरेंस है भाई रेडियोमेट्री और फोटोमेट्री के अंदर, ये सिर्फ समझने के लिए है कि रेडियोमेट्री भी हमें समझ में आ जाए, अगर हम फोटोमेट्री का भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो। दैट रेडियोमेट्री गिव्स द एंटायर ऑप्टिकल रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जो आप पूरा का पूरा रेडिएशन स्पेक्ट्रम है उसको सब पूरे को मेजर कर सकती है रेडियोमेट्री, जबकि फोटोमेट्री जो है वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, यानी विजिबल वेवलेंथ की जो लाइट है सिर्फ उसको क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। ये जो रेडियोमेट्री टेक्निक है ये क्वांटम टेक्निक से बिल्कुल अलग है। क्वांटम टेक्निक में क्या होता है, फोटोन का काउंटिंग होता है, इसमें ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता है। सो रेडियोमेट्री में वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी की सारी जो भी आप देख रहे हैं सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब ये है विजिबल वेव जो कि कितनी होती है, 750 nm से 400 nm के बीच की वेवलेंथ रेंज वाली जो वेव है, ठीक है, वो आती है विजिबल लाइट में, जिसको ह्यूमन आई देख सकती है। ये जो विजिबल लाइट है, विजिबल वेव है, सिर्फ इसको मेजर कर पाएगा फोटोमेट्री। जबकि जब हम रेडियोमेट्री की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जितना भी वेव है, जितने भी टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितने भी वेवलेंथ का है, सबको मेजर कर पाएगा रेडियोमेट्री। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिसेस। इंडिसेस एक अलग ही नाम दिख रहा है भाई। इंडिसेस का मतलब क्या हुआ, इंडिसेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडेक्स, मतलब एक इंडेक्स का ग्रुप है इंडिसेस। और इस इंडेक्स में हम क्या स्टडी करते हैं,
फॉर स्टडिंग स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया के अंदर स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रखा है, इसकी स्टडी करते हैं इस ग्रुप ऑफ इंडेक्स में हम। और इस ग्रुप ऑफ इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं। अब इसको भी देखने का दो तरीका है भाई। ये जो स्टडी करते हैं ना हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं, वो भी दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह से कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट जो टाइप है जिस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया है, ओके, ये एक पर्टिकुलर एरिया है। अब इसमें कितनी स्पीसीज पाई जाती, भाई इसमें ए स्पीसीज भी है, इसमें बी स्पीसीज है, इसमें सी स्पीसीज है, इसमें डी स्पीसीज भी है, ठीक है। तो ये क्या होगी, स्पीसीज रिचनेस, यानी यहाँ पे कितनी सारी स्पीसीज प्रेजेंट है वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। दूसरा होता है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस में हम क्या देखते हैं कि कोई भी स्पीसीज जो है उसकी अबंडेंस कितनी है वहां पे। अब ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें ए स्पीसीज भी है, चलो बी भी है, सी भी है और डी भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई ए स्पीसीज कितने नंबर में प्रेजेंट है, कितनी अबंडेंस है ए स्पीसीज की। भले डी स्पीसीज की हमें देखनी हो कि डी स्पीसीज की कितनी अबंडेंस है, ओके। अब मान लो इस एरिया में ए स्पीसीज के तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, इतनी सारी एज के मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर डी की बात करें तो डी तो बस 2-3 मेंबर प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से अगर हम स्टडी करेंगे अबंडेंस के बारे में, अबंडेंस मतलब कितनी अधिक मात्रा में उस स्पीसीज के मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट हैं, अबंडेंस का मतलब हुआ। तो जब इसकी अबंडेंस की बात करते हैं तब हम पढ़ते हैं स्पीसीज इवननेस। रिचनेस मतलब कितनी स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है उसकी स्टडी जो करते हैं वो किस में करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडेक्स में करते हैं। और इन ग्रुप ऑफ इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं। और इंडिसेस का यूज किस लिए किया जाता है, जो डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, ओके। सो गाइज ये इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक साइंटिस्ट थे सेनॉन, तो सेनॉन ने इंडेक्स दिया था सेनॉन इंडेक्स। तो जो सेनॉन इंडेक्स की जब बात करते हैं तो ये ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए, स्पीसीज रिचनेस के लिए। मतलब सेनॉन इंडेक्स में हम किसका पता लगा सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस का पता लग सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने, अगर प्लांट की बात करें पर्टिकुलर, तो कितने प्लांट की स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट हैं। दूसरा एक साइंटिस्ट थे सिम्पसन, और इन्होंने एक इंडेक्स दिया, उसको बोला गया सिम्पसन इंडेक्स। तो ये जो सिम्पसन इंडेक्स है इसमें स्पीसीज इवननेस पे ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी इससे हम स्पीसीज इवननेस का पता कर सकते हैं, कोई भी स्पीसीज का अबंडेंस कितना है उस पर्टिकुलर एरिया में, इससे उसका पता लगाया जा सकता है। सो आई होप सबको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ से देखते हैं, एक तो ये वाले प्लांट हैं, एक ये वाले प्लांट हैं, ये है और ये है, चारों अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। तो कम्युनिटी फर्स्ट यहाँ पे दिख रही है आपको, इस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 25%, 25%, 25 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि भाई स्पीसीज कौन सी स्पीसीज कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, हम यहाँ देख रहे हैं कि कितनी स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ओके। जब कम्युनिटी 2 की बात करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि देखो ये वाले प्लांट्स जो है ये ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं हमें, तो ये वाले प्लांट स्पीसीज जो है वो क्या होगा, इसकी अबंडेंस हो रखी है इस कम्युनिटी में, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्पीसीज इवननेस देख रहे हैं कम्युनिटी सेकंड में, और यहाँ कम्युनिटी फर्स्ट में स्पीसीज रिचनेस देख रहे थे कि वहाँ पे कितनी रिचनेस है स्पीसीज की। यहाँ हम अबंडेंस देख रहे हैं स्पीसीज की। तो आप यहाँ देखोगे कि ये वाले प्लांट जो है वो 70% अबंडेंस है इनकी, 70% इस रीजन में ये प्लांट प्रेजेंट हैं। और सबसे कम कौन से वाले हैं, सबसे कम वाला ये है, सिर्फ एक प्लांट दिख रहा है, तो 6% अबंडेंस है इसकी, मतलब बहुत कम मात्रा में ये प्रेजेंट है, ठीक है। सो गाइज आई होप सबको समझ में आया होगा इंडिसेस क्या होता है और स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस क्या है।
ओके। देन सेवंथ जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो है वो 2017 की पेपर में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ भी एक बार थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऐसी स्पीसीज होती है जो कि इंडिकेट कर देती है भाई कि कोई भी एनवायरनमेंट हेल्दी है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, मतलब जो स्पीसीज के मेंबर है ना, वो उनके फंक्शन से, उनकी पॉपुलेशन से हमें ये पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट हेल्दी है या फिर नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर देते हैं स्पीसीज के कुछ मेंबर्स, उनके फंक्शन करने का तरीका, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इससे पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट हेल्दी है या नहीं। तो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो है स्पीसीज, वो एनिमल्स की स्पीसीज होती है। सो गाइज एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कॉर्पोड्स हो गया, इसके अलावा कुछ स्मॉल वाटर क्रस्टेशियन हो गए जो कि वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं और मॉनिटर करते हैं इनके चेंजेस को, जैसे कि बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर चेंजेस इनके अंदर जो आते हैं ना, वो हम मॉनिटर करते हैं। और ये क्या इंडिकेट कर देता है कि कोई इकोसिस्टम जो है, वाटर इकोसिस्टम है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है या नहीं है। इनके बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस से हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बायो इंडिकेटर होते हैं ना गाइस, वो जितने भी इकोसिस्टम के अंदर पॉल्यूटेंट्स है उनका क्या कम्युलेटिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो इफेक्ट कितने टाइम तक रह सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बायो इंडिकेटर बता देते हैं। ये ऑर्गेनिज्म वाली जो स्पीसीज है ना, ये बता देती है हमें कि पॉल्यूटेंट्स का कितना कम्युलेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, या फिर वो इफेक्ट कितने टाइम तक प्रेजेंट रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें बायो इंडिकेटर्स हमें बता देते हैं, जबकि जो फिजिकल और केमिकल इंडिकेटर होते हैं ना, उससे ये पता नहीं चल पाता है, जबकि बायो इंडिकेटर्स ये हमें बता देते हैं। एग्जाम्पल की कुछ और बात करें तो लाइकेन जो है वो सबसे अच्छे बायो इंडिकेटर होते हैं, और खासकर फॉरेस्ट में। ओके, और ये लाइकेन जो है वो फंजाई और एल्गी से मिलके बने होते हैं। तो ये जो लाइकेन की अगर बात करें तो ये रॉक में पाए जाते हैं और ट्री ट्रंक पे पाए जाते हैं, जो पौधे के तने होते हैं ना, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये लाइकेन, जो कि एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट के अंदर एनवायरमेंटल जो चेंज हो रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इंक्लूडिंग चेंजेस इन द फॉरेस्ट स्ट्रक्चर, कंजर्वेशन बायोलॉजी, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट। जो फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, कंजर्वेशन बायोलॉजी में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, एयर क्वालिटी में हमें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में लाइकेन रिस्पॉन्ड कर देता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, अगर कहीं पे लाइकेन डिसअपियर हो गए, मतलब लाइकेन वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे फॉरेस्ट में, तो ये इंडिकेट करेगा कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब एनवायरमेंट हेल्दी नहीं है एक तरह से। एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एनवायरमेंट हेल्दी नहीं है एक तरह से। सच एज हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ गया भाई, सल्फर बेस्ड पॉल्यूटेंट वहाँ पे बढ़ गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वहाँ पे बढ़ गए। ये इंडिकेट कर देता है अगर वहाँ पे लाइकेन नहीं है तो, डिसअपियर अगर लाइकेन हो रहे हैं तो। ठीक है, मतलब लाइकेन ज़्यादा है एनवायरमेंट अच्छा है, लाइकेन कम है एनवायरमेंट स्ट्रेस बढ़ रहा है। ओके, इसके अलावा गाइस जो एक्वेटिक्स इकोसिस्टम की अगर बात करें, वहाँ पे एल्गल स्पीसीज पाई जाती है ना, वो इम्पॉर्टेंट मेट्रिक होती है, इम्पॉर्टेंट मतलब इंडिकेटर, बायो इंडिकेटर होती है वाटर पॉल्यूशन के लिए। वहाँ पे ऑर्गेनिक वाटर पॉल्यूशन कितना हो रहा है, सॉरी कितना नहीं हो रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए वो इंडिकेट कर देती है एल्गल स्पीसीज। तो एल्गल स्पीसीज भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर एज ए बायो इंडिकेटर काम करती हैं। वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कितनी मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो ये भी इससे पता चल जाता है एल्गल स्पीसीज की वजह से। तो लाइकेन हो गया, इसके अलावा एल्गल स्पीसीज हो गई एक्वेटिक वाटर इकोसिस्टम में। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे है भाई बायो इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग 2018 में वापस से रिपीट हुआ था। ठीक है,
तो आपको पता चल ही गया होगा भाई क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मैं 50 क्वेश्चन बता रही हूँ आपको भाई, इनमें से रिपीट होने के चांसेस पूरे हैं। एटलीस्ट किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हो तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ के जाना, ये 50 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करके चले जाना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का 20 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाए। कैप्टिव ब्रीडिंग गाइज किसको बोलेंगे? कैप्टिव ब्रीडिंग ब्रीडिंग एनिमल्स की एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन द्वारा वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में ब्रीडिंग करवाई जाती है। एक तो होता है नेचुरली अपने आप ब्रीड कर ले वो, लेकिन नेचुरल सेटिंग से अलग अपोजिट उसके जाके कंट्रोल एनवायरनमेंट करके फिर ब्रीड करवाया जाता है एनिमल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। एक तरह से यही देख लो यार, कैप्टिव मतलब कैप्चर से देख लो, ब्रीडिंग का मतलब पता ही है आपको, तो एनिमल्स को कैप्चर करके फिर ब्रीड करवाया जा रहा है, मतलब ह्यूमन का कंट्रोल करके फिर ब्रीड करवाया जा रहा है। ओके, तो बहुत सारे जूज, एक्वेरियम, कंजर्वेशन फैसिलिटीज होती है, वहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है। और वो कैप्टिव ब्रीडिंग क्यों करवाई जाती है? बहुत सारे स्पीसीज ऐसे धीरे धीरे लॉस्ट होती जा रही है, जिनका नंबर लगातार कम होता जा रहा है, उन स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं? कैप्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है। ब्रीडिंग एनिमल सक्सेसफुली इन ए कैप्टिव सेटिंग इन ए पेनस्टेटिंग प्रोसेस, ये जो ब्रीडिंग करवाने का, जो कैप्टिव ब्रीडिंग करवाने का जो प्रोसेस है वो बहुत पेनस्टैकिंग है। पेनस्टैकिंग का मतलब भाई बहुत थका देने वाला या फिर बहुत मेहनत लगती है इसमें, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब एनिमल प्रोपोगेशन को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सके, ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। और कैप्टिव ब्रीडिंग का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता कि भाई एक नया जो एनिमल है उसका बर्थ हो गया कि बस कैप्टिव ब्रीडिंग का पूरा प्रोसेस यहीं ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही बर्थ हो गया एनिमल का, नए एनिमल का, तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड हुआ हो, ठीक है, एक राइट एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड हो, ये भी इंश्योर करना पड़ता है ताकि वो बड़ा हो सके, सक्सेसफुली वो मैच्योर हो सके। एक अच्छा एनवायरनमेंट अगर उसको मिलेगा तो विद ए व्यू टू सीइंग इन न्यू जनरेशन ऑफ द सेम स्पीसीज थ्रू टू मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, एक नई जनरेशन नहीं बना लेता, तब तक उसको पूरा ध्यान से रखना पड़ता है, तब जाके कैप्टिव ब्रीडिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये नहीं होता कि मतलब नया जो एनिमल है उसका बर्थ हो गया, कैप्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता। पूरा आगे भी ध्यान रखना होता है कि उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिले। इसकी कॉस्ट और एफर्ट इतना लगता है भाई, उसके बाद भी कैप्टिव ब्रीडिंग जो है वो एक एसेंशियल प्रोसेस है। प्रिजर्व स्ट्रगलिंग स्पीसीज, जो स्पीसीज स्ट्रगल कर रही है, मतलब जिस स्पीसीज का जो कि एंडेंजर्ड है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये एक एसेंशियल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की भी जा रही है कैप्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस। इससे हम किसी स्ट्रगलिंग स्पीसीज को, किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिजर्व कर सकते हैं और इसीलिए ये यूज़ की जाती है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैप्टिव ब्रीडिंग होता क्या है। किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। 9th हमारा क्वेश्चन है गाइस, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन की आज की भी ज़रूरतें भाई पूरी होती रहे, ठीक है, और उसका फ्यूचर का जो जनरेशन है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमारे पास में अवेलेबल है ना, वो उनका यूज़ इस तरह से किया जाए कि ह्यूमन की आज की ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे और फ्यूचर जनरेशन का भी लॉस ना हो कि हम आज ही पूरा का पूरा उसको एग्जॉस्ट कर गए तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हम किसको बोलेंगे? जहाँ पे ह्यूमन की आज की ज़रूरतें भी पूरी होती रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई एंडेंजर्ड वेलफेयर भी ना हो। ओके, सो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस in our planet's natural environment and conserve natural resources to support the well-being of current and future generation। मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है हमें अपने प्लेनेट के ऊपर, जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको भी हम क्या कर सकें? कंजर्व कर सकें, और नेचुरल रिसोर्सेज है उनका भी इस तरह से यूज़ कर सके कि आज की जो जनरेशन है उसके लिए भी फ़ायदा है और आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो हेल्दी हो।
ठीक है। हेल्दी हो मतलब क्या हुआ, उसके लिए भी वो ये नहीं कि आज ही सारे सोर्सेज को एग्जॉस्ट कर दिया, आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। आप भी यूज़ कर लो भाई, आपकी नीड भी कंप्लीट हो जाएगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ दो, उनकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहेगी। नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरह से थोड़ा यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये था सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। आई होप सबको समझ में आया होगा। और आजकल आज के टाइम में रियल कॉन्सेप्ट है कि इसी पे ज़्यादा काम चल रहा है कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है जिसमें फुल फॉर्म पूछा गया है और फर्स्ट जो है वो है WWF और इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। हो सकता है गाइस ये रिपीट भी हो जाए। ट्रैफिक बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। ये याद ही करना होगा। ट्रैफिक वाला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। देन है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। IUCN, ये तो काफ़ी टाइम से आप पढ़ते आ ही रहे होगे, BSc में भी पढ़ा होगा, उससे पहले 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो चारों फुल फॉर्म ये थोड़ा सा आप खुद से भी पढ़ लेना ताकि आपको याद रह जाए। एक बार अभी पढ़ोगे तो हो सकता है अभी के भी याद रह जाएंगे, लेकिन 2-4 बार और पढ़ लोगे तो लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएंगे। ठीक है। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा जल्दी कराने का कोशिश करा है बिकॉज 1 घंटे का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और हमने क्वेश्चन उस हिसाब से करे है कि आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जितना ज़रूरी है उतना तो मैंने करवा ही दिया। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे ना तो उसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें उसमें एक वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत लंबा वीडियो चला जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लिमिट रखा है मैंने क्वेश्चन का साइज, क्योंकि 2 ही मार्क्स में पूछेगा आपसे और वो इतने में कवर हो ही जाएगा अगर जो मैंने करवाया वो उतना लिख के आ जाओगे तो भी। ठीक है। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने बोला था अगर आप वीडियो तक अभी तक बने हुए हैं तो स्टार्टिंग में भी बोला था मैंने कि किसी के पास में प्रीवियस ईयर पेपर है तो उसका फ़ोटो वोटो क्लिक करके मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर दो। आने वाले कल जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी हो सकता है उसमें वही क्वेश्चन मैं करवा दूँ, है ना। या फिर नहीं भेजोगे तो जो ऑलरेडी मेरे पास में है लेकिन उसके ऊपर वो कौन से प्रीवियस ईयर का है वो मेंशन नहीं है क्योंकि वो कटा हुआ है। ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगी, 20 क्वेश्चन 2 सेट और करेंगे अपन। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।